हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है BA BSc एग्ज़ाम का मैथ्स डायनामिक्स, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 करवा रही हूँ। लास्ट की वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कर चुके हैं और कल की वीडियो में मैंने आपको 1.3 का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। 4 आर्टिकल हमने करे थे: टेंजेंट वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ लेक्चर वाइज जो भी लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना। तो करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आज थोड़े से ही करेंगे, जो आसान होंगे ना पहले वो क्वेश्चन करवाऊंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v. शो दैट its acceleration at any point of the path is v square by r and it's directed towards the center of circle. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो डिस्क्राइब करता है एक सर्कल को जिसकी रेडियस है r, किस स्पीड के साथ उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है जो कि है v, और शो करो कि उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो ये होगी और वो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगी उसकी एक्सेलरेशन। मैंने आपको कल की वीडियो में एक बात बताई थी लास्ट में, अगर आपने सुनी हो तो दोबारा से बता देती हूँ मैं। याद रखना हमेशा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। यहाँ पे लिख देती हूँ, जो स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन इज़ अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। ये सर्कल का पर्टिकुलर एग्जाम्पल होती है जिसकी जो रेडियस होती है ना वो क्या होती है, इनफाइनाइट। रेडियस क्या होती है इसकी, इनफाइनाइट। और कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी विच इज़ रो। तो जो रो की वैल्यू होती है स्ट्रेट लाइन के केस में वो होती है इनफाइनाइट, क्योंकि रो का मतलब ही क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होता है रो का मतलब, रेडियस ऑफ सर्कल। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में सर्कल की रेडियस इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। अब जैसे आप जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है, r दे रखी है, तो यहाँ पर जो रो की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, r। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। तो करते हैं क्वेश्चन। क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म स्पीड v, यानी कि v तो दे रखा है आपको कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव करोगे dv/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शो दैट इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ इज दिस एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाली थी हमने। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो क्या थी, dv/dt थी, और इस केस में dv/dt किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना। ये याद है आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt थी। v की जगह अगर मैं ds/dt पुट कर दूँ तो d²s/dt, यहाँ पे लिख ही देती हूँ मैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हो। dv/dt, v के अंदर ds/dt पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, d²s/dt², और एक v dv/ds। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे कौन सा हमें चाहिए। ठीक है, तो dv/dt इक्वल टू 0, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगी 0। तो बची क्या, बची आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कल पढ़ा था, क्या होता है, v²/रो, यही होता है। इस क्वेश्चन में रो की वैल्यू कितनी गिवन है, r गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, v²/r। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या आ गया, v²/r नहीं आ गया। तो यही तो कहा था इन्होंने कि शो करो जो एक्सेलरेशन है, ये लिखा रखा देखो, शो करो कि एक्सेलरेशन है किसी पॉइंट पे वो ये होगी एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। बस, और ये सेंटर ऑफ सर्कल के टुवर्ड्स इसी सिलेक्ट करेगी क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, r है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, v²r/r आ गई। तो इसका मतलब जो इसकी एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आसान ही करवा रही हूँ मैं आज। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, देखो। If the tangential and normal acceleration of a particle describing a plane curve be constant throughout, prove that the radius of curvature at any point is given by rho equal to at plus b square. क्या दे दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दी, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट मान लो, लेट से c1। नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लो, लेट से c2। ठीक है, ओके। देखो, नॉर्मल एक्सेलरेशन होती क्या है, v²/रो किसके इक्वल हो जाएगी, c2 के इक्वल हो जाएगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, dv/dt किसके इक्वल हो जाएगी, c1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ से मैं ऐसे लिखती हूँ dv/dt इक्वल टू c1 और इसका इंटीग्रेशन करो। पहले इसको यहाँ ले जाओ c1 dt और अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा, c1 का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा c1t, और c2 कॉन्स्टेंट यहाँ ले रखा है ना, ये प्लस है और ये t है, तो यहाँ कॉन्स्टेंट ले लो c3। इस v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये क्या बन जाएगा c1t प्लस c3 का स्क्वायर डिवाइड बाय रो इक्वल टू c2। ठीक है, यहाँ से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो के इसके इक्वल हो जाएगा c1t प्लस c3 के होल स्क्वायर के इक्वल और डिवाइड बाय c2, है ना, यही हो जाएगा ना। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना c1/√2c2 और प्लस c3/√c2। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर था ना, ये इसका स्क्वायर था v²/रो, तो मैंने इसको c1/√c2 का स्क्वायर प्लस c3/c2 ऐसे लिख दिया। समझ में आ गया। देखो हमने क्या किया, ये c1t प्लस c3 का होल स्क्वायर था, नीचे c2 था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना c1/c2 को मान लो मैंने √2 अगर मैं इसको रूट लगा रही हूँ, इसके साथ क्या है t है, तो इसका तो स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी कि इस टर्म का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा c1t का तो स्क्वायर और c2 के रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो c2 ही बचेगा ना। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कर दें c3/√c2 का होल स्क्वायर ऐसे कर दे, और अब इस टर्म को इकट्ठा लिख दो, ऐसे लिख दो इसको c1t प्लस c3, इसके भी नीचे √c2 और इसके भी नीचे √c2 और पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो c2 के रूट से तो स्क्वायर कट जाएगा ना, c2 ही बचेगा ना। तो हमने ऐसे इसलिए किया, क्यों किया, आपका जो आंसर है उसमें आंसर में क्या दे रखा है कि रो की वैल्यू at प्लस b का होल स्क्वायर प्रूव करना है। ये क्या है कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, तो इसको नया कांस्टेंट मान सकती हूँ मैं, इसको मैं मान सकती हूँ ना कि a है, ये t है और ये प्लस b है और ये c है। बस हो गया प्रूव, रो को इसके इक्वल प्रूव करना था, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या था, टेंजेंशियल और नॉर्मल आइसोलेशन इक्वल दे रखी थी, दोनों के फॉर्मूले पता थे, यहाँ से रो में इसकी वैल्यू निकाल दी, बस at प्लस b स्क्वायर की इक्वल प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। प्रूव दैट द आइसोलेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड इज रो डी साई बाई डी टी का होल स्क्वायर। क्या करना है, आइसोलेशन को ये प्रूव करना है, तो आइसोलेशन को ये प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे आइसोलेशन का ऐसा कंपोनेंट चूज़ करना पड़ेगा जिसमें मुझे साई मिल जाए, बस यही देखना है कि कंपोनेंट कौन सा चूज़ करें। क्या कहा है, प्रूव दैट द आइसोलेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड इज दिस, यानी कि आपको स्पीड यूनिफॉर्म दे दी, इट मीन्स भी आपको क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया, और यू कैन से dv/dt किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब टेंजेंशियल आइसोलेशन क्या हो गई, जीरो हो गई। नॉर्मल आइसोलेशन क्या होती है, v²/रो होती है। अब आपको इसको सॉल्व करके बस क्या दिखाना है कि आइसोलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो डी साई बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो करें इसको, देखो ये 1/रो है, v की वैल्यू क्या होती है, ds/dt होती है, मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। ये 1/रो है, यहाँ आप एक स्टेप करो, ds बाई इसको डी साई से मल्टीप्लाई करो और डी साई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। ds बाई डी साई क्या होता है, रो होता है, ds बाई डी साई क्या होता है, रो का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रो का स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा क्या, डी साई बाई डी टी का होल स्क्वायर बचेगा। ये रो का स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, रो डी साई बाई डी टी का होल स्क्वायर। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, आइसोलेशन की वैल्यू। इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल आइसोलेशन जीरो है, तो नॉर्मल आइसोलेशन ही आइसोलेशन होगा। ये तो प्रूव करना था कि नॉर्मल आइसोलेशन क्या है, रो डी साई बाई डी टी का होल स्क्वायर, बस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट स्पीड एंड इट्स आइसोलेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, प्रूव दैट द पाथ इज अ सर्कल। ये कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, आइसोलेशन भी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, प्रूव करो कि जो पाथ है वो सर्कल। ठीक है, देखो आइसोलेशन है कांस्टेंट और वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट। ये मान लो c1 है, ये मान लो c2, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, dv/dt, यानी कि ये जीरो। एक्सेलरेशन में आपके पास
एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखी है इसमें, dv बाई डी टी ज़ीरो होगी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो बची, क्या नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती है, v स्क्वायर बाय रो। ये भी किसके इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल, मान लो कि किसी कांस्टेंट c2 के इक्वल है। ठीक है, देखो v स्क्वायर बाय रो इक्वल टू c2, यहाँ से ये देखो dv बाई डी टी अगर ज़ीरो के इक्वल है, यहाँ पे क्या था, v कांस्टेंट था ना, v कांस्टेंट था, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल है, c1 के इक्वल है। ये तो डेरिवेटिव जीरो इसका है, अगर v कांस्टेंट है तो dv बाई डी टी जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। v किसके इक्वल है, c1 के इक्वल है, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो, v किसके इक्वल है, c1 के स्क्वायर के इक्वल है बाय रो और c2। तो रो क्या आ गया यहाँ से, रो की क्या वैल्यू आ गई, c1 का स्क्वायर बाय c2 नहीं आ गई, है ना। तो देखो रो किसके इक्वल आ गए, c1 स्क्वायर बाई c2 के। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि रो क्या होती है, सर्कल की रेडियस होती है। तो यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है कि जो सर्कल की रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ही तो आ रहा है ना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को डिवाइड करोगे कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो रो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स रेडियस की सर्कल की रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। तो उन्होंने क्या कहा था, शो करो, प्रूव दैट द पाथ द सर्कल। तो अगर किसी चीज़ की रेडियस कांस्टेंट है, सेम रह रही है, तो इसका मतलब वो क्या चीज़ बनी, वो सर्कल ही तो बनी। तो इसका मतलब हमें ये शो करना था कि वो एक सर्कल है। आप ये देखो कि रो की वैल्यू ये आ गई, रो की वैल्यू की हमें बताती है रेडियस के बारे में। जैसे स्ट्रेट लाइन की रेडियस क्या थी, इन्फिनिट थी। तो यहाँ पे मुझे मिला कि रो की वैल्यू में आर कांस्टेंट मिला, यानी कि रेडियस कांस्टेंट मिली। तो रेडियस कांस्टेंट किसकी होती है, सर्कल की होती है ना। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, एक सर्कल को शो कर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ मैनर दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इक्वल एंड इट्स वेलोसिटी वेरीज एज, वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल है। एस बीइंग द लेंथ ऑफ द आर्क, एस क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है कर्व की। तो फाइंड द पाथ, पाथ आपने निकालना। ठीक है, देखो एक तो इन्होंने दे दिया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल है। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होती है v स्क्वायर बाई रो। अब बात ये आती है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट लें, dv बाई डी टी लें या डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर लें या v dv बाई डी एस लें। ये डिपेंड करेगा, बताती हूँ मैं अभी कैसे लेंगे हम। दूसरी चीज़ देखो क्या दे रखी है, दूसरी चीज़ दे रखी है कि जो वेलोसिटी है वो कैसे वेरी कर रही है, e रेज टू द पावर टेंजेंट इनवर्स s बाई सी, ऐसे वेरी कर रही है। ठीक है, और s क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के मैं क्या लिख सकती हूँ, के ई रेज टू द पावर टेंजेंट इनवर्स एस बाई सी। ओके, देखो अब आपने निकालनी है इक्वेशन। इक्वेशन किस में निकलेगी, पाथ की इक्वेशन निकालनी है ना। फाइंड द पाथ मतलब कि इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एस क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है। तो इक्वेशन जो निकलेगी वो कॉमन सी बात है, एस और सी में ही निकलेगी, है ना। एस इक्वल टू समथिंग इंटू सी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन में देखो, आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप ले सकते हो dv बाई डी टी, आप ले सकते हो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, और आप ले सकते हो v dv बाई डी एस, है ना। यहाँ क्या है, v स्क्वायर है, तो यहाँ भी अगर v वाली टर्म्स रहें तो ये सॉल्व करना हमारे लिए आसान रहेगा, है ना। क्योंकि t का तो कोई काम है ही नहीं, क्या इसमें कहीं t है, dv बाई डी टी में भी t है और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर में भी t है। तो हम t वाला कोई कॉम्पोनेंट नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, v dv बाई डी एस लेंगे। ठीक है, और इधर क्या रहेगा, v स्क्वायर बाई रो। ओके, v dv बाई डी एस इक्वल टू वी स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे, रो की वैल्यू लिख लो। रो की वैल्यू क्या होती है, डी साई बाई डी एस होती है। तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगी, डी साई बाई डी एस। ठीक है, ये एक v एक ये v कट जाएगा, बचेगा क्या, ये dv, ये v इसके नीचे ले आओ, और यहाँ पर ये ds से ds भी कट जाएगा, बचेगा क्या, d साइड। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, dv बाई v का करोगे तो क्या आएगा, log v आएगा, यहाँ करोगे तो क्या आएगा, साई आएगा, और प्लस में कॉन्स्टेंट आएगा a। ठीक है, log v की देखो, v की वैल्यू ये रही, v की वैल्यू ये स्मॉल ही v है। v की वैल्यू क्या है, के ई रेज टू द पावर टेंजेंट इनवर्स एस बाई सी इक्वल टू साई प्लस ए। ठीक है, इनिशियली
वही कंडीशन जो हम लगाते हैं, इनिशियली क्या होगा, एस भी ज़ीरो होगा और साई भी ज़ीरो होगा, यानी कि टर्म ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ए ज़ीरो बन जाएगा। अब अगर ए ज़ीरो बन जाएगा तो देखो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स एस बाई सी किसके इक्वल बचेगा, ये तो ज़ीरो हो गया तो ख़त्म हो गया, ये लॉग है, ये ई है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा टेंजेंट इनवर्स एस बाई सी इक्वल टू साइन। यहाँ से जब इनिशियली करोगे तो ये कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी ज़ीरो बनेगी, यहाँ पे शुरू में ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो, ए की वैल्यू ज़ीरो यानी कि ख़त्म। तो लॉग के ई रेज़ टू द पावर टेंजेंट इनवर्स एस बाई सी साइन बचेगा, लॉग और ई ख़त्म हो जाएंगे, ये कांस्टेंट है यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, टेंजेंट इनवर्स एस बाई सी इक्वल टू साइन। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लो, एस क्या बनेगा, साई, टेंजेंट इनवर्स उधर जाके टेंजेंट बन जाएगा, इसके साथ ये साई लग जाएगा और यहाँ पे सी, यानी कि एस इक्वल टू सी टेंजेंट साई क्या है, आपकी पाथ की इक्वेशन है। और ये इक्वेशन होती किसकी है, लिख लेना यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन ऑफ इंट्रिंसिक कैटेनरी। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से, और कैटेनरी क्या होती है ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। जैसे जो हम गले में चैन पहनते हैं उसकी जो शेप बनती है ना, ऐसे यू टाइप जो शेप बनती है उसको बोलते हैं कैटेनरी। तो ये उस कैटेनरी की इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में इक्वेशन है, ध्यान रखना इसको हमेशा, ठीक है। तो आज के लिए इतने करेंगे। देखो एक 8 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल से, देखो पढ़ो इसको, क्वेश्चन क्या है पहले। इफ़ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ पार्टिकल भी इक्वल, सेम है, दोनों के कॉम्पोनेंट इक्वल है, प्रूव करना है कि वेलोसिटी वेरी करेगी एस ई रेज़ टू द पावर साई से। तो देखो यहाँ पे अगर जब आप इसका ये करोगे तो v की वैल्यू डी साई में आएगी, तो वेलोसिटी किस तरह वेरी करेगी, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, ई रेज़ टू द पावर साई नहीं आएगी। यहाँ से इतना करने के बाद अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो v की, तो लॉग इधर जाके क्या बन जाएगा, v इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर साइन ही बन जाएगा। बस यही शो करना है कि वेलोसिटी वेरी करती है, मतलब ये क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। उसमें भी यही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल है, तो आपका 8th क्वेश्चन भी हो गया। इस पेज से आपके 1st और 7th क्वेश्चन रह गए। ओके, देखो 7th क्वेश्चन आसान ही है, कर सकते हो खुद। अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालनी है, टी की वैल्यू आपने ये पुट करनी है। ट्राई कर लेना, हो जाए तो, वरना कल की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। ओके, तो कोशिश करूँगी कल ख़त्म करवाने की। बाकी आगे वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, तो होगा तो नहीं, मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे अब इस फर्स्ट चैप्टर पर, ठीक है। अपने एग्जाम्पल साथ साथ ट्राई करते रहना प्लीज़, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं दोनों चीज़ें करवा पाऊँ। एक्सरसाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये मैथ्स थोड़ा टफ है, एक्सरसाइज आपसे नहीं होगी सॉल्व, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। तो इसलिए एग्जाम्पल खुद करते रहना साथ साथ, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।